बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। जनूबी पंजाब इस वक्त कुदरती आफत की लपेट में है। जलालपुर पीरवाला में सैलाब ने जिंदगी के तमाम रंग छीन लिए हैं। मकानात पानी में डूब गए हैं जबकि दर्जनों बस्तियां सफाई हस्ती से ही मिट चुकी हैं। लोग खुले आसमान तले बेयारो मददगार बैठे हैं। तहसील अलीपुर में तो सूरत हाल इससे भी ज्यादा अलमनाक है, जहां तकरीबन 80% इलाके ज़ेर-ए-आब हैं। सैदपुर, अजमतपुर और नजर वाली हट्टी जैसे देहात सैलाब की नजर हो चुके हैं। लोग दरख्तों पर पनाह लिए बैठे हैं और हर लम्हा किसी मौजज़े या मदद के मुंतज़र हैं। इंतज़ामिया की ताख़ीर ने लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। सैलाब का पानी उतरने के बाद गुर्बत, बेरोजगारी और मुआशी तबाही का जो तूफान इन मुतासरीन का मुंतज़र है, उसका तसव्वुर भी दिल दहला देता है। सवाल यह है कि क्या हुकूमत इन हालात को संभाल पाएगी? दूसरी जानिब इसराइल की जानिब से कतर पर हमले ने अरब दुनिया में तशवीश की नई लहर दौड़ा दी है। गजा, लबनान, शाम, ईरान और अब कतर इसराइली जाहरीत की जद में है और यमन पर भी हमले की खबरें हैं। ऐसे में अरब क़यादत दोहा का रुख कर रही है। यूएई के सदर पहुंच चुके हैं और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की आमद भी मुतवक्के है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी कतर पहुंच चुके हैं ताकि अमीर कतर को मुकम्मल हिमायत और एकजहती का यकीन दिलाया जा सके। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा कर लिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इसराइली अज़ाइम महज कतर तक ही महदूद हैं या इसके पसे पर्दा ग्रेटर इसराइल का ख्वाब है? ऐसे हालात में पाकिस्तान के लिए वो कौन सी हिकमत अमली और कौन से बरवक्त फैसले हैं जो कि नागुज़ीर हो चुके हैं? आज के पब्लिक ओपिनियन में इन्हीं दो टॉपिक्स पर बात करेंगे। मुझे जी हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सज्जाद मीर साहब, रिजवान रसी साहब और इसा राना साहब। अच्छा, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले ज़रा ऑन ग्राउंड रियलिटी जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी एंकर पर्सन है इकरा हारिस साहिबा, वो इस वक्त जलालपुर पीरवाला में मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि सिचुएशन ऑन ग्राउंड है क्या, वो क्या मनाजिर अपनी आंखों से देख रही हैं, क्या कुछ विटनेस कर रही हैं, उन्हीं से जान ले। अस्सलाम वालेकुम इकरा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इकरा, सूरत हाल क्या है, ऑन ग्राउंड सिचुएशन इस वक्त क्या है? अस्सलामुअलैकुम जी, मैं इस वक्त मुल्तान में सबसे ज़्यादा यहाँ तबाही हुई, हालात यहाँ बहुत ख़राब हैं। हमने कोशिश की है कि अपने शो में वो हर जाविया दिखाएं और हक़ाइक़ लोगों तक पहुँचाएं। ना ही हम किसी की झूठी तारीफ़ करेंगे और ना ही हम किसी की ज़्यादा वाह करेंगे। जहाँ हुकूमत काम कर रही है वो भी आपको दिखाएंगे, जहाँ हुकूमत काम नहीं कर रही दिखाएंगे। यहाँ मुझे कुछ नहीं नज़र नहीं आ रहा, कोई इंतज़ामिया यहाँ तक कि रेस्क्यू 1112 इस पोर्शन में मौजूद नहीं है। मैं वहाँ से बात करती हुई लोगों से आ रही हूँ। लोगों का सिर्फ एक शिकवा है कि हमें कश्ती दे दें, हम अपने प्यारों को ले आए। खाने पीने की बात तो बाद में आती है, लेकिन फिलहाल ऐसे कोई इंतजामात यहाँ मौजूद नहीं है। लोग कह रहे हैं दरख्तों पे चढ़े हुए हैं, फंसे हुए हैं और मजबूर हालात में इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर कोई हुकूमत तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन प्राइवेट इदारे फिलहाल यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं और काम कर रहे हैं। नाज़रीन, ये सारा देहात थे पीछे और यहाँ पे 14-14 फुट जो है पानी मेरे पीछे आप देख सकते हैं। हवा का भी तेज़ दबाव है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। यहाँ से बस्तियों की बस्तियाँ बह गई हैं। कुछ थोड़े बहुत मकान जो पक्के बने हुए थे, यहाँ कुछ मसाजिद हमें नज़र आ रही थी, उनकी छतें हमें नज़र आ रही हैं, लेकिन सिर्फ तबाही और तबाही है। और ये भी नहीं पता कि यहाँ पे पानी उतरते हुए कितना वक्त यहाँ पे लगेगा। लेकिन अगर आप ये मेरे पीछे देख सकें तो ये सारे घर सिर्फ पानी की नज़र हो चुके हैं। जनूबी पंजाब में इतनी तबाही शायद आज तक ना देखी हो जितनी अब जलालपुर में हम देख रहे हैं। और कुछ यहाँ पर ऐसी भी इतलात है कि कुछ हुकूमती फैसले डिले होने की वजह से और पानी शायद इतनी शिद्दत से और इतना ज़्यादा आया है कि आप वो बंद भी नहीं रोक पा रहे उसे। कुछ लोगों ने अपनी मदद आपके तहत भी बंद बनाए हुए हैं, लेकिन ये पानी इतना ज़्यादा है कि शायद अब उस शहर को भी ख़तरा है, क्योंकि पानी अब ये भी इतलात आ रही हैं कि मज़ीद जो है पानी भारत की तरफ से छोड़ेगा सतलुज में और शायद ये पानी इससे भी ज़्यादा हो जाएगा। आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं, हद निगाह सिर्फ पानी ही पानी है। और याद रहे कि दरिया से 25 किलोमीटर दूर इस वक्त हम मौजूद हैं और ये भी एक दरिया का ही मंजर पेश कर रहा है। ये पूरा गांव जो था अब ये डूब चुका है। इंतहाई रिकतामेज़ मनाज़िर हैं और बहुत तबाही है। इतनी तबाही है कि आप शायद मैयत ना कर सकें। ये पानी जब उतरेगा उसके बाद ये लोग रिहैब के लिए जाएंगे, घर अपने बनाएंगे, वो एक अलग कहानी है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ से अभी तक लोग ही रेस्क्यू पूरे नहीं हो पा रहे और हुकूमती मशीनरी फ़िलहाल यहाँ तक तो कहीं नज़र नहीं आ रही। छतें नज़र आ रही हैं इन घरों की और 13-13, 14-14 फुट ये पानी है और आप अंदाज़ा करें ये बुलंद घर हैं और सिर्फ अगर इनकी छतें हैं और यहाँ से तमाम लोगों को निकाल दिया गया है और लोग बेचारे यहाँ परेशान हैं
कि यहाँ पे कुछ लोग अभी भी शायद फंसे हुए हैं और ऐलानात करके उन्हें निकाला जा रहा है। आगे तक मुझे दूर तक वहाँ पे कुछ लोग तैरते हुए भी नज़र आ रहे हैं जो इशारा कर रहे हैं और हाथ हिला के मदद मांग रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि उन लोगों तक पहुँचें और वहाँ तक जाएं, क्योंकि चारपाई के ऊपर आप देख सकते हैं वो एक आदमी है और मदद मांग रहा है, उसके साथ उसके बच्चे भी मौजूद हैं। इंतहाई ख़राब सूरत हाल है और शायद कहीं ना कहीं हमारी कुछ ना कुछ कोताही लाजमी है कि हम रेस्क्यू सर्विसेज में ही नाकाम। अनबिलीवेबल जो इस सिचुएशन आप बता रही हैं इकरा, यकीनी तौर पर ये रिक्कत आमेज मनाजिर हैं। हम तो फिर यहाँ पर ठंडे स्टूडियोज में बैठे हुए हैं, प्रोग्राम्स कर रहे हैं, आप भी वहाँ पर पहुँची हैं। सबसे पहले तो आपकी हिम्मत को भी सलाम, और उन लोगों के बारे में मैं परेशान हूँ जो कि इस वक्त इस सैलाब ज़दा आफत ज़दा सूरत हाल से दो चार हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा, चूँकि आप मुख्तलिफ जगहों को विजिट कर रही हैं और आपने मुख्तलिफ जगहों के हवाले से हमें आगाह भी किया, लोगों का कहना क्या है जो वहाँ पर मुकामी लोग हैं, मुतासरीन हैं? वैसे तो हुकूमत ये कहती है कि वो 24/7 काम कर रही है, लेकिन लोगों का खुद का बताना क्या है? क्या वो हुकूमती कारकर्दगी से आपको मुतमिन भी नजर आ रही है? नहीं, अल्लाह करम करेगा अम्मा जी, अल्लाह करम करेगा। अच्छा किराया भर के आए हैं गाड़ी से, 3,000 लिया एक बंदे का, 20-20 हज़ार दिए आपने? 3,000 भर कर आए हैं। 2,000 की जगह सब कुछ आए ने सब 2,000 देखे, 20-20 हज़ार रुपए देखे, और कुछ लोग तो जो कि पूरा पूरा अपना घर का सामान एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करवाना चाहते हैं, उनके बारे में तो दीगर सहाफ़ी ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि 20-20 लाख रुपए भी लिए जा रहे हैं, 22-22 लाख रुपए लिए जा रहे हैं। अच्छा इकरा, मुझे ये बताइएगा कि वो आपको फिलहाल लग क्या रहा है? ऐसे कौन सी बुनियादी सहूलियात हैं कि जिनका फुकदान है, कि जिसके ऊपर फ़ौरन हुकूमत को अमल पैरा होना पड़ेगा? वो कौन सी ऐसी कोताहियाँ देख रही हैं इंतज़ामी मामलात में कि अगर हुकूमत ने फिलफौर इन पर काम शुरू ना किया तो इन मुतासरीन को बचाना, इनके मवेशियों को बचाना, इनकी जिंदगियों को बचाना बेहद मुश्किल हो जाएगा? खैमा बस्ती में मौजूद हूँ, जहाँ जहाँ जिन जिन रिलीफ कैंप्स में गई हूँ वहाँ पे वही मसाइल थे। ख़वातीन के पास हिफ़्ज़ाने सेहत के असूल बच्चों के लिए, ख़वातीन के लिए बिल्कुल ज़ीरो हैं। वॉशरूम्स नहीं है, ना होने के बराबर, क्या है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते। और कहीं गई हूँ तो कहीं मसाजिद में है, अब वहाँ के भी दरवाजे बंद कर दिए गए हैं ख़वातीन बच्चों के लिए। इस कैंप में आई हूँ, बच्चों के पास दूध नहीं है, खाना भी नहीं है। इसके अलावा जानवर मवेशी यहाँ पर मौजूद हैं। वो कहते हैं जानवरों की दवाइयाँ तो दूर, बच्चों की भी दवाइयाँ नहीं मिल रही, डॉक्टर्स नहीं मिल रहे। जो भी ये लोग कर रहे हैं अपने आप पे कर रहे हैं। कोई 15 रोज़ इन मुतासरीन को गुजर चुके हैं। वो कहते हैं कि हम इस हाईवे के सड़क किनारे बैठे हैं, जो भी मुखैया हजरात यहाँ से गुजरते हैं वो इन्हें कुछ दे जाते हैं, वरना इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। और हालात अबतर से अबतर हैं। सिर्फ बच्चों को ही देख लें, बच्चों के पाँव में जूतियाँ नहीं हैं। ये लिफाफों वाले टेंट इन्होंने लगाए हुए हैं, हवा आते हैं उड़ जाते हैं, और गंदगी बहुत ज़्यादा यहाँ पर है। तो अंदाज़ा करें कि यहाँ पर अगर बीमारी फैलेगी तो बच्चों को और ख़वातीन को कितना इसका नुकसान होगा, और जब डॉक्टर्स तक यहाँ अवेलेबल नहीं। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इकरा, आपने हमें आगाह किया, और यकीनी तौर पर आप खुद भी वहाँ पर मौजूद हैं। बहुत सारी ऐसी फलाही तंजीमें हैं जो कि वहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से हुकूमती इमदाद, मैंने कल भी ये बात की थी कि मुख्तसर ऐसे इलाके हैं या जगह हैं या मकामात हैं जहाँ पर ब्यूरोक्रेसी जो है वो CM साहिबा को लेकर जा रही है या वज़रा को लेकर जा रही है। अभी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो कि हुकूमती नज़रों से ओझल हैं। अपने पैनलिस्ट की तरफ मैं बढ़ना चाहूँगी। सजाद मीर साहब, इसाराना साहब और रिजवान अजीज साहब, आप सभी ने गुफ्तगू सुनी। मीर साहब, आपसे आगाज करूंगी। सर, जिस हद तक तबाही हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हमारी टीम भी ऑन ग्राउंड मौजूद है। मीर साहब, पानी से तबाही और बर्बादी की दास्तानें तो ऐसी हैं कि अगर एक एक को हम सुनने बैठे हैं तो यकीनी तौर पर हमारे आंखें भर आएंगी, लेकिन पानी उतरने के बाद जो मुआशी तबाही आएगी, आपको लगता है कि हुकूमत उसके लिए तैयार है? देखें, जनूबी पंजाब की हम बात कर रहे हैं कि आज वहाँ ज़्यादा मुसीबत है जी, लेकिन ज़रा गौर कीजिए, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सेंट्रल पंजाब, वो इलाके जहाँ कभी पानी नहीं आया था, कोई तसव्वुर नहीं था कि वज़ीराबाद भी पानी में डूबेगा, गुजरात की सड़कों पर इस तरह पानी होगा। ये सारा इलाका जो है हमारा पूरा पानी में डूबा हुआ है। फसलें उजड़ गई हैं, मवेशी बह गए हैं, लोगों की जानों का नुकसान हुआ है। अब सारा दरिया जो है वो इकट्ठे होकर जनूबी पंजाब से गुजर रहे हैं, तो कहते हैं कि वहाँ तो बिल्कुल ही तैयारी नहीं थी।
और कल परसों मैं सुन रहा था वहां शायद अब्दुल कादिर गिलानी ये जो यूसुफ रजा गिलानी का बेटा है, हाँ जी। उसका हल्का इंतखाब था और वो लोग उसका नाम लेके कह रहे थे कि वो तो यहाँ आया नहीं, वोट लेने आ जाएगा। ये जो अवामी नुमाइंदे हैं ये तो कुछ नहीं करते। हुकूमतों का हाल ये है कि चीफ मिनिस्टर पहले तो वहां गई नहीं, इस इलाके में तो वो जाके तस्वीरें भी बनवाती रही। अब आई पहले तो सीनियर मिनिस्टर गई, अब वो खुद भी गई हैं, लेकिन ये पता चलता है कि अब से तादीबी कार्रवाई हो रही है। जी, कहा जा रहा है कि मेरे ख्याल से ख्वाजा आसिफ साहब गालिबन और मरियम औरंगजेब साहिबा जो हैं वो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। आई डोंट नो कि आज सुबह के ये इत्तला थी कि सुबह वो वहां पर पहुंचे हैं। मीर साहब नहीं जी, वो आप पहुंचे ना, ये पहुंचे हैं, लेकिन ये है कि अब पहुंचने का मतलब ये है कि वहां पहले इंतजाम नहीं थे। वहां कश्तियां जो थी वो हजारों लाखों रुपए में बिकती रही और कोई हुकूमत का इंतजाम नहीं था। लोगों को डंडे मार के कहा गया कि आप निकलें। भाई ये अमेरिका तो नहीं है कि आप ऐलान करें कि निकलो, वो अपनी गाड़ियों में बैठेंगे और लोग निकल जाएंगे। यहाँ तो निकलना आसान काम नहीं है, ना आपके मवेशी पीछे महफूज नहीं है, आपका कोई लुक आफ्टर करने वाला नहीं है, आपके यहाँ चोरियां हो जाती हैं, आपके चोर कश्तियों में आते हैं, आपके घर लूट के चले जाते हैं लोग। यानी कि इतनी लोगों को जाना आना मुश्किल था। मुस्बत बात की है, मतलब मुस्बत इशारा निशानदेही की है। कल मैं हामिद मीर साहब का प्रोग्राम देख रही थी और उन्होंने भी यही कहा कि हुकूमत के पास, रेस्क्यू टीमों के पास इतने इंतजामात नहीं है, लेकिन जो यहाँ पर चोर डकैती करने वाले लोग हैं सर, उनके पास कश्तियां मौजूद हैं, वो लोगों से फिर पैसे वसूल करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह उन्हें ड्रॉप करते हैं। देखिए अब तो शायद कोई आर्डर जारी किए गए हैं कि कश्तियां जो हैं वो कब्जे में की जाएं या उनको कंट्रोल किया जाए। और लेकिन क्या कर रही थी ब्यूरोक्रेसी? क्या उनको नजर आ रहा था पानी यहीं आएगा? सारे दरिया पंचनद से होकर गुजरने थे, उनको पता था कि इस इलाके में पानी आने वाला है, तबाही आने वाली है। उन्होंने क्या इंतजाम कर रखे थे? लोगों को निकल जाओ, थानेदार आ गया डंडा चलाते हुए लोगों को निकाल रहा है। और भाई जब आप कहते हो इलाका खाली कर दो, तो मैंने जैसे कहा ये अमेरिका तो नहीं है कि लोग अपनी गाड़ियों में बैठेंगे और इलाका खाली कर देंगे। वहां तो जाना आसान काम नहीं है। लोग कश्तियों में जा रहे हैं, लोग डुबकियां खाते हुए जा रहे हैं, ऐसे ही है। कोई 2 लोग पीछे छोड़ के जा रहे हैं ताकि उनके घर बार लूटे जाए। तो ये सारी सूरत वो है जिसके बारे में जब आप सेंट्रल पंजाब का सारा सूरत देख चुके थे तो आपको पहले ही इस बात की तैयारी कर लेनी चाहिए थी कि ताकि आप उसका जवाब देते। बिलावल भुट्टो भी आए, एक फोटो सेशन किया, चले गए। यूसुफ रजा गिलानी का खानदान बस वो कोई पीर की फूंक है जो जिसकी वजह से मसला हल हो जाएगा। भैया आपको काम करना है अपने हलके में, ऐसे ही है। सिर्फ वोट नहीं मांगने। यहाँ कुछ फलाही तंजीमें हैं, लेकिन फलाही तंजीमें कुछ तो स्वाय अल खिदमत वगैरह के जिनके कार्यक्रम पूरे मुल्क में हैं, यहाँ एक और हवसे साहब पुरानी उनकी तंजीम के लोग मौजूद हैं जो इस तरह के काम करते हैं। वरना ये तंजीमें, ये जिसे हम कहते हैं रेस्क्यू का काम, उसके लिए ट्रेंड नहीं है, उनके लिए सारा सामान नहीं है। इनके खिदमत वालों के पास कश्तियां, खैमे, सब चीजें हैं, लेकिन इतनी बड़ी तबाही थी कि अकेले उनके बस में नहीं था। हुकूमत मेरा ख्याल में तैयार ही नहीं, सोई हुई थी। वो इस बात पे उनका ख्याल था कि उनकी इंतजामिया कुछ कर लेगी, लेकिन जब तक वो पहुंचते हैं मैं पहुंचे ही नहीं है। आपने दुरुस्त कहा, हम कोई बात आगे ना सजाद मीर साहब, बड़ा सहाफी कद है आपका। हम जैसे कुछ कहते हैं, हम सभी आपके शागिर्द हैं, मैं हूँ, साराना साहब हैं, रिजवान रशीद साहब हैं, हमारी तो क्लास लग जाती है। लेकिन जब आप जैसे बड़े भी इस किस्म की बात करते हैं ना, तो शायद हमें हुकूमत से हम तवक्को रख सकते हैं कि आपकी बात को सुना जाएगा। इसाराना साहब, अब मैं आपकी तरफ आऊंगी, मुझे ये बताइएगा, हम उस दिन भी ये बात कर रहे थे कि शायद जो ब्यूरोक्रेसी है, कश्ती में बैठा के मरियम साहिबा को, ये दीगर वुज़रा को आसपास का सर 1.5 किलोमीटर का चक्कर लगवा कर आ जाती है। इकरा की हमने बात सुनी, उन्होंने कहा कि दरिया से 25 किलोमीटर मैं दूर हूँ और लग रहा था कि वो दरिया के अंदर मौजूद हैं। और मैं उन बच्चियों को देखकर सर मैं परेशान हो रही हूँ जो दरख्तों में लिपटी हुई है सर। अब हालत तो देखें बच्चियों की। क्या कहूँ मैं, तो इकरा की रिपोर्ट देख के यकीन करें कि मैं तो आई एम स्पीचलेस। और ये जो दुख रज़ी के चेहरे पे, आपकी आंखों में है, मेरे लहजे में है, ये हुक्मरानों तक क्यों नहीं पहुँचता? उन तक ये तकलीफ़, ये अजियत, ये क्यों नहीं जाती? हम अगर कोई बात करते हैं
तो हमें क्यों हमें गर्दन से पकड़ लेते हो आप लोग? हम झूठ बोलते हैं, हम उस बच्चे की अगर तर्जुमानी करते हैं जो अपनी माँ की लाश को पानी में तैरता हुआ लेके आ रहा है, तो हम गुनाहगार हैं। उजाली है। हम अगर ये कहते हैं, वो इकरा दिखाती है कि ये देखें मैं बात कर रही हूं और पीछे वो लोग हाथ हिला रहे हैं, एक बाप अपनी बेटी को पकड़ के, और वो कह रहे हैं कि हमें बचाओ, तो हम कहते हैं कि इसको क्यों नहीं बचाते तुम लोग? तो हम क्या गुनाह कर रहे हैं? हम क्या खता कर रहे हैं? क्या गुनाह है? पीरा वाला हो, वो केपीके का कोई गांव हो, वो कराची का कोई कोना हो, वो कोई बलूचिस्तान का कोना हो, हम तो सबके लिए फरियाद कर रहे हैं। हम हुक्मरानों से कह रहे हैं कि तुमने भी भाई अल्लाह के सामने पेश होना है। वहां तुम्हें कोई टिकटॉक नहीं बचाएगा, वहां कोई और ऊपर बैठा हुआ बंदा जो है ना तुम्हारे सर पे छतर छां नहीं करेगा। खुदारा इन लोगों का ख्याल कर लें यार। हम एक जदीद दौर में हैं, एटमी कुव्वत हैं हम और सैटेलाइट से अपने मतलूब लोगों को बिलों में से निकाल लेते हैं। हमें ये नजर नहीं आ रहा ये लोग मर रहे, हमें नहीं पता चल रहा 16-16 फुट पानी के अंदर लोग जो हैं चारपाइयां पकड़ के हाथ इशारे कर रहे। एक तो ऊपर अजदहा बैठा हुआ है, नीचे आप दरख्त पे बैठे हैं और नीचे पानी है, और फिर उस तरह अजदहा जैसे हुक्मरान है चारों तरफ। तो मैं तो वो जो शेर है ना कि जहां भूचाल दीवारों फसीलों दर में रहते हैं, हमारा हौसला देखो, हम ऐसे घर में रहते हैं। हम तो हर तरफ से मरते हैं यार। हमारा तो, मैं इन लोगों के लिए क्या कहूं? ये जो पानी में आज अलामा अलामा पुकार रहे हैं, मैं इन्हें यही कह सकता हूं कि यार हम तुम्हारी आवाज बनते हैं, खुदारा हमारी आवाज को ही सुन लो यार। उनकी चीखें तुम तक पहुंचा रहे हैं, उन लोगों की मिजरीज तुम तक पहुंचा रहे हैं। हम तुमसे कुछ नहीं चाहते, उनके सर पे हाथ रखो यार। आप रियासत हो। अब मैं तो मरियम साहिबा को कहता हूं, वो वजीर आला पंजाब है, क्या आप कहती हैं मैं माँ हूं? तो माँ, ये बच्चे आपके लिए पुकार रहे हैं, इनकी दादरसी करें। चलें सरन साहब, आपकी भी बात जाहिर सी बात है, अब कुछ आप भी सही निशानदियां करें। रिजवान रज़ी साहब, मैं आई एम जस्ट इमेजिनिंग कि देखें, आप आधा पौना घंटा भी अपने हाथ को रखेंगे ना पानी में, आपको पता है हाथों की पुतलियों पे ना सफेदी आ जाती है, वो नरम पड़ना शुरू हो जाती हैं। सर, जो लोग अपनी बच्चों को कंधों पर उठाएं, पता नहीं कोई 1.5 दिन से उस गंदे गलीज पानी में खड़े हुए हैं, सांप बिच्छू पता नहीं क्या कुछ उनके पाँव को काट के छू के निकल गया होगा। मैं कहती हूँ सर, उनके तो जिस्म गल चुके होंगे रज़ी साहब। हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है इतना अरसा खड़ा होना। डेफिनेटली वो बंदा दरख्त से नीचे उतरा है या किसी छत से ऊपर उतरा है, मैं इसको कुछ इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा। देखिए, बात ये है कि जब पहले इक़्तिदार में आई मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उस वक्त बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर ये आवाज़ उठाई कि सारी ब्यूरोक्रेसी जो है ये वही है जो कि पिछले दौर के अंदर थी, ये सारे ऑफिसर वही हैं, इनको कम अज़ कम ट्रांसफ़र तो कीजिए। जिनके बारे में वो जो गोगी साहिबा के हवाले से था कि वो क्या ले दे के तो अपॉइंटमेंट्स हुई थी, उन्होंने कहा कि नहीं, हम टास्क देंगे, ये टास्क को एग्जीक्यूट करेंगे, हम किसी को भी नहीं करेंगे। अब ब्यूरोक्रेसी को फुल एम्पावर किया गया। जो मेरे भाई ने बात कही, इसार राना ने, उन्हें कहा गया आप अपने डिसीजन लीजिए। और इस फैसला साजी के अंदर कि हमने ये डैम के हमने 12 दरवाजे खोलने हैं कि 2 खोलने हैं। अब ये बात रिकॉर्ड पे रहनी चाहिए कि जब लाहौर में हाउसिंग सोसाइटियों में पानी चल रहा था तो बल्लोकी के सारे दरवाजे बंद थे, और फिर पहले में 2 खोले गए और 12 तो फिर जब हलाला मच गई तो फिर खोले गए। अब मुझे ये लॉजिक कोई समझाए हाइड्रोलॉजी का माहिर आके कि जब आपको पता चल गया कि माधोपुर टूट गया है तो फिर आप बल्लोकी के दरवाजे बंद करके क्यों बैठे हुए थे? क्योंकि जब माधोपुर टूटा है भारत के अंदर, तो उसके बाद पानी एक हल्ले की शक्ल में आना है। ये वो मुझे समझाया जाए, मैं समझना चाह रहा हूँ एज ए स्टूडेंट, एज ए जर्नलिस्ट। अब देखिए, यही हाल यहाँ पे हुआ है कि जब पीछे से इतना बड़ा रेला आ रहा है, मिलियन का जनाब से गुजर रहा है, मिलियन से तकरीबन थोड़ा सा कम ही सतलुज से आ रहा है, तो भाई इन्होंने सब जाके एक जगह पे इकट्ठे होना है, तो आप आगे पानी निकालने की जल्दी करें। कोई कहता है जनाब गिलानी एक्सप्रेस, चूंकि गिलानी साहब की उससे आगे उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी और उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बतानी, मुख्तलिफ मुंह और मुख्तलिफ बातें। लेकिन मुझे तो ये पता है
कि पहले वो डैम्स के दरवाजे सॉरी हेडवर्क्स के दरवाजे खोलने में ताखीर की गई, और जब पानी जमा हो गया, प्रेशर बन गया, तो फिर पूरे पूरे दरवाजे खोल दिए गए। पहले हेडवर्क से पहले को डुबोया गया और फिर दरवाजे खोल के हेडवर्क के बाद के इलाके को डुबोया गया। दोनों जगह पे तबाही फेरी गई। ये एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं है, एक्ट है। ये एक क्रिमिनल एक्ट है कि अगर आप अंदाजा नहीं कर रहे, इस मतलब इसार राना के मोबाइल के अंदर मौजूद है कि जनाब इसके कैचमेंट एरिया के अंदर बारिश कब होगी और ये कितनी देर में यहाँ पे पहुंचेगा। ये हम 12 घंटे 24 घंटे पहले पता चल जाता है। तो वो जो सुपीरियर सिविल सर्विस वाले को नहीं पता जाना, मैं कहती हूँ पानी सरों से गुजर चुका है, खुदारा होश के नाखुन ले। अब हमारे डिविजन अभी हमने देखी है, मैं इस पर आप सभी की राय लेना चाहूंगी तजावीज के साथ कि हुकूमत को अब बढ़कर आगे क्या करने की जरूरत है। और एक जो खदशा जिसके बारे में इकरा भी बात करी थी कि क्या अभी भी ये खदशा मौजूद है कि इंडिया मजीद पानी छोड़ सकता है, अगर छोड़ता है तब क्या हालत होगी, क्योंकि जिस कदर ये पानी खड़ा है 13-13 फुट 11-11 फुट, इसको तो खुश्क होने में पता नहीं न जाने कितना टाइम दरकार होगा। एक ब्रेक लेते हैं, आपको फिर से ज्वाइन करते हैं। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने यही बात की थी और एक सवाल छोड़ी गई थी कि तजावीज़ होनी क्या चाहिए। जलालपुर, अलीपुर, मुजफ्फरगढ़, ये जो इलाका है, अब यहाँ पर हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो आइंदा 24 घंटों के अंदर कैसी होनी चाहिए। मीर साहब, क्या तजावीज़ होंगी इस हुकूमत के लिए आपको? देखिए, बात सुने, गुस्ताखी ना हो तो अर्ज करूं कि आप हुकूमत की बात किए जा रहे हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा मैंने उन तंजीमों की बात की जो खिदमत का काम कर रही हैं जी। ये बाकी सियासी जमातें कहाँ हैं? बाकी सियासी जमातें जो आज भी सियासी बयाना दे रही हैं और हुकूमत के खिलाफ गुफ्तगू कर रही हैं, क्या उनके कारकुन नहीं हैं? वो कारकुन सिर्फ इस बात के लिए हैं कि सियासी बयाना दें और सियासी मामला पर आपस में उलझें। यानी हालत ये है हमारी सारी सियासी जमातों की, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बात बहुत ज़्यादा सियासी हो जाएगी, कि वो उनको क्या किरदार है सियासी जमातों के कारकुनों का। सियासी जमातों के कारकुन तो इसको फील्ड में होने चाहिए थे, नजर आना चाहिए था वो काम कर रहे हैं। कोई किसी सियासी जमात का कारकुन काम नहीं कर रहा, किसी के पास है ही नहीं है। जो आते हैं फोटो सेक्शन करवाते हैं। हुकूमत के बारे में यही शिकायत है कि फोटो सेक्शन कराती है, उन्होंने तो ब्यूरोक्रेसी से काम लेना है। सियासी जमातें अपना वर्कर लेकर आए, उनके कारकुन होने चाहिए, उनके रजाकार होने चाहिए। जो हैं तो वो बेचारी वो अल खिदमत वालों के हैं, जमात इस्लामी वालों के, वो पुरानी आफत से वो भी बड़ी सर तवज्जो कर रही हैं। वो तो इनफरादी तौर पे कर रही हैं। कौन सी कर रही हैं? अधिका क्या नहीं। अच्छा, चलिए ठीक है। मतलब ये है कि जो जिनको काम करना है, सियासतदानों को इस वक्त मैदान में होना चाहिए था, जो नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ जी। और दूसरा सवाल, आपने सवाल क्या पूछा था सर? यही कि तजवीज़ क्या होंगी आपकी इस हुकूमत को? जी, बात यह है कि वहां आपकी ज़राअत तबाह हो चुकी है, आपका लाइफ स्टॉक एक लंबे अरसे के लिए तबाह हो चुका है, आपके लोगों के घर बार तबाह हो चुके हैं। उनको आबाद करना, उनकी आबादकारी करना, उनके लिए फसलों के लिए बीज फराहम करना, उनके लिए नई फसलें उगाने के लिए मौके प्रोवाइड करना, गाइडेंस देना, ये पूरा काम है। जहाँ कश्तियां किराए वसूल कर रही हैं, आपको आइंदा बीज भी मिलने के लिए गालबन पैसे देना पड़ेंगे। अगर पैसे नहीं होंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हुकूमत के करने के बहुत काम है, ये मुल्क की मईशत का सवाल है, सिर्फ वहाँ के लोगों का सवाल नहीं है। आपने दुरुस्त फरमाया इसार राना साहब। आपको लगता है कि अब रेस्क्यू ऑपरेशन जो हम कश्तियों के थ्रू कर रहे हैं, इससे बढ़कर अब फ़िज़ाई मुआयना और फ़िज़ाई ऑपरेशन को शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है इन लोगों को वहाँ पे महसूर हुए, फंसे हुए? अब सबसे पहले तो मैं ना सजाद मीर साहब से माज़रत के साथ, बुज़ुर्ग हैं मेरे, मैं दिल से एहतराम करता हूँ, लेकिन मैं उनसे ये सवाल करना चाह रहा था कि सियासी जमातों की तरफ जब आप उंगली उठा रहे हैं, तो क्या सरकारी फंड और गैर मुल्की इमदाद सरकारी जमातों को मिलती है? सियासी जमातों को मिलती है क्या? सर मेरी आज सुन लेना, मीर साहब मेरी आज तो सुन ले। आपने तो मुझे हैरानी कर दिया। आपने हुकूमत की कारकर्दगी छुपाने के लिए आपने सारे इल्जाम सियासी कारकुनों को, मेरी यार सुन लेना सर, मैं सुन लेना, मैं यही तो कह रहा हूं कि क्या उनके पास ये सारे वसाइल मौजूद हैं?
खिदमत क्या के उनके पास सरकारी- इतने सरकारी पैसे पैसे मौजूद हैं? क्या गैर मुल्की इमदाद जो इन डूबने वालों के नाम पे आती है वो उनके पास होती है? क्या उनके पास वो सारे वसाइल इदारे उनको जवाब दे होते हैं? बड़ा पैसा है। जमात इस्लामी अपना काम कर रही है, लश्कर तैयबा बड़ा वाले अपना पैसा काम है। कर रहे हैं, और पीटीआई खिदमत वालों तो ने काम कर मुख्तलिफ रही है, जगहों पे अपने खिदमत कर कैंप रही है, लगाए तो हुए, उसके पास लेकिन पैसा हर आ गया। शख्स की अपनी एक वो है ना, लिमिट है। आप हदीका कानी के नाम पे हंस रहे हैं। हदीका क्यानी वो है जो टिकटॉक के बगैर जिसने सैकड़ों लोगों को घर बना के दे दिया और शोर भी नहीं मचाया। हदीका क्यानी वो खातून है जिसने कितने यतीम बच्चों के सर पे हाथ रखा और खुद को मां भी नहीं कहलवाया। हदीका क्यानी वो खातून है जिसने अपने पल्ले से किसी के छीने हुए पैसे से नहीं, किसी के आए हुए पैसे से नहीं, किसी से छीने हुए पैसे से नहीं, अपने जेब से उसने लोगों की मदद की है। आप हदीका क्यानी के नाम पे मीर साहब आप तो सीनियर आदमी हैं, आपको तो बड़ा मुशफिक सा होना चाहिए, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ आपकी बात सुन के कि आप सियासी जमातों को सवाल पूछ रहा आप हूं, हुकूमत का गिरबान पकड़े जो जिम्मेदार है, जमातों को काम क्यों नहीं करना चाहिए? उस हुकूमत को पकड़े जिसके पास वसाइल क्यों नहीं भी है, मैदान में उतरना जो चाहिए? जिसके पास सब कुछ होने के बावजूद वो काम करने पे तैयार नहीं है, उससे पूछे कि तुमने किस नाम पे तुम हुकूमत करके बैठे हुए हो, खुद को किस तरह कहते हो कि तुम जिम्मेदार हो? सामने आ गई। आपने सियासी जमात की तरफ इशारा कर दिया, उसी के नाम से आप चिढ़ते हैं। मैंने नाम नहीं लिया था, लेकिन क्या बयाना दे रहे हैं? छेड़ तो आपकी भी है, अपने सारे इख्तिलाफ मीर साहब छेड़ तो आपकी भी है। देखिए कोशिश तो थे गुस्सा को बिहार देते, आप एक कारकर्दगी बदतरीन कारकर्दगी छुपाने के लिए आप दूसरी तरफ चले जा रहे हैं। आप क्यों नहीं बात कर रहे कि पंजाब हुकूमत में सरकारी सही? सुन ली मैंने भी, सरदार मीर साहब का भी शिकवा सुन लिया तमाम सियासी जमातों से, आपका शिकवा हुकूमती जमात मेरी बारी तो आई से। नहीं। हाँ आ रही हूँ, अब आपकी तरफ ही आ रही हूँ रजी साहब। बैलेंस घर करनी है, हाँ, बता दें। नहीं आप याद है रजी साहब आपने भी बात की थी कि हमारे फनकारों को भी जो है ना बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है ना? और मतलब अब मेरे पास तो किस तरह सिचुएशन को लेके, जब मैं तो तजवीज पर सर बात करना चाह रही थी कि मजीद और क्या किया जाए। जी बिल्कुल। अच्छा देखिए, पाकिस्तान के अंदर ना बड़ा कमाल का होता है। केपीके के अंदर अगर हुकूमत डिलीवर ना करे तो वो वफाकी हुकूमत की नाकामी होती है, शहबाज शरीफ की नाकामी होती है। सिंध के अंदर अगर कोई डिलीवर ना करे तो वो सिंध में तो मौसम ही ऐसा होता है। हाँ, पंजाब के अंदर अगर कोई ब्यूरोक्रेसी डिलीवर ना करे तो मरियम नवाज शरीफ की नाकामी होती है, क्योंकि मरियम नवाज शरीफ जो थी सैलाब से ऐन पहले जापान चली गई थी और इस वजह से वो जो बंद के दरवाजे हैं उनको कोई तेल नहीं दे सका, तो बंद के दरवाजों को तेल नहीं दे सका। नहीं, पीपल्स पार्टी वाले बकायदा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। नहीं, वो कह रहे हैं कि जनाब देखिए वो उससे पहले पीटीआई वाले और पीपल्स पार्टी वाले देखिए एन वो सैलाब से पहले जापान चली गई, आहो उन जापान आके इन हेडवर्स के जो दरवाजे हैं उनको तेल देना था ना अपने हाथ से, तो फिर उन्होंने ऊपर नीचे होना था। यार मेरा मतलब है कि कमाल है कि पंजाब के अंदर अगर ब्यूरोक्रेसी डिलीवर नहीं करती तो वो एक सियासतदान की नाकामी है, बाकी जगह के ऊपर जो होता है वो हुकूमत की नाकामी होती है। लेकिन मैं ये जो जलालपुर, अलीपुर और मुजफ्फरगढ़ है, मैं 2010 के अंदर एज ए जर्नलिस्ट कहा जा रहा है मुझे मेरी बारी क्यों मुख्तसर ना, मैं 2010 में आखिरी दो फिक्र मैं इन जगहों पे गया था और ये जगह ऐसे ही डूबी हुई थी जिस तरह आज डूबी हुई है। ठीक है, आप पिछले 2011 के सैलाब 2010-11 की मैं सैलाब की बात कर रहा हूँ। मैं एक और टीवी चैनल पे होता था, मैं वहां पे प्रोग्राम किया करता था। हमने वहां पे जाके कम से कम 4 से 5 प्रोग्रामात किए थे और ये जगह ऐसी ही डूबी हुई थी। तो क्या हमने अगली सदी तक इन जगहों को ऐसे ही डुबोना है? ये हमें एज ए कौम फैसला करना चाहिए, ठीक है ना, कि हमें क्या इन लोगों को हमेशा जब भी पानी आएगा ये डूबेंगे, या इसके लिए दुनिया के अंदर कोई हाइड्रोलॉजी की नई रिसर्च आ चुकी है, कोई नई टेक्निक्स मौजूद हैं? क्या हमने इस पानी को चैनलाइज करके इन लोगों की जान बचानी है? ये है असल और कल पीएम साहब ने भी बात की थी क्लाइमेट इमरजेंसी की, कल्चर इमरजेंसी की, और आपने भी एक तजवीज दी थी कि इरिगेशन इमरजेंसी जो है वो भी, इरिगेशन इमरजेंसी जो है वो भी होनी चाहिए। प्लीज पीएम साहब, हम जो बात कर रहे हैं जरा सुनिएगा ऐसे कि इरिगेशन इमरजेंसी की तरफ भी हमें बढ़ना होगा। एक ब्रेक लेते हैं, फिर से आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, अभी हाल ही में जो इसराइल ने कतर पर हमला किया उसके बाद जो खलीजी ममालिक हैं
और बिलखुसूस पाकिस्तान भी, जो कि एक एटॉमिक एनर्जी की एटमी ताकत की हैसियत रखता है। इस सिलसिले में एक अहम मीटिंग है और प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो कतर के दौरे पर हैं। कहा यह जा रहा है कि यूएई के जो सदर हैं वो भी कतर पहुंच चुके हैं और एक्सपेक्टेड है कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान भी वहां पर पहुंचेंगे। पाकिस्तान मुकम्मल हिमायत और एकजहती की यकीन दहानी करवाएगा अमीर कतर को, और इस सिलसिले में अब हमें देखना ये है कि खित्ते में सूरत हाल क्या जो है ना वो होने जा रही है, और अब इन ममालिक का एक पेज पर होना यूनिटी के साथ किस हद तक इम्पोर्टेंट हो चुका है। जो सिचुएशन हम देख रहे हैं और जिस तरीके से इस हमले के बाद नेतन्याहू खुद को जस्टिफाई करते हुए बयानात दे रहे हैं, कभी वो इसे उसामा बिन लादेन के हमले से तशबीह दे देते हैं, कभी वो ये कह देते हैं कि जिन ममालिक ने दहशतगर्दों को पनाहें दी या उनके लोगों को रखा या किसी को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की कोशिश की, या तो वो खुद देख लें या फिर हम इक़दाम उठा लेंगे। तो सर मीर साहब, ये तो सीधी सीधी धमकी है जो नेतन्याहू दीगर ममालिक को अब दे रहे हैं। एक तो नेतन्याहू की धमकी, मैं तो इसको धमकी कंसीडर करूंगी, दूसरा ये भी कि ग्रेटर इसराइल की जानिब पेशकदमी से समझा जाए। जी बिल्कुल, ये ग्रेटर इसराइल की पेशकदमी है और हम चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। और मैं जो इस वक्त भारत के दौरे पे ऊपर आए हुए इसराइली मिनिस्टर हैं जिन्होंने वहाँ पे तकारीर में भारत को इस अमर के ऊपर उभारा है कि आप पाकिस्तान पे अटैक करें और दुनिया के किसी कोने से आपको जो भी हथियार चाहिए, जो भी मिसाइल चाहिए, जो भी बम चाहिए, अगर दुनिया आपको बराह रास्त नहीं देती तो इसराइल आपको खरीद के देगा या बना के देगा, लेकिन आप पाकिस्तान पे हमला करें। ये ऑन रिकॉर्ड नशर हुई तकरीर में आपसे अर्ज कर रहा हूं, एक बात सही। और दूसरा नेतन्याहू का जो ऑन रिकॉर्ड बयान है उसके गलीज मुंह के ऊपर मेरे पाकिस्तान का 2 दफा नाम आया, ठीक है, और दोनों दफा उसने ये कहा कि हमने उसी तरह की कार्रवाई की है कतर के अंदर जिस तरह की अमेरिका ने पाकिस्तान में एबटाबाद के अंदर उसामा बिन लादेन वाले केस के अंदर की थी। और दोनों के दौरान जो है, जो अमेरिकी रेडार लगे हुए थे इन तैयारों को या हेलीकॉप्टर्स को रोकने के लिए, वो बंद पाए गए थे। पाकिस्तान के अंदर भी अमेरिकी साख्ता रेडार बंद पाए गए थे और वहां पे भी पाए गए थे। पाकिस्तान ने तो उसके बाद सबक ये सीखा था कि इस तरह के हसास मामलात के ऊपर हमें अमेरिकी टेक्नोलॉजी पे इन्हिसार नहीं करना। और 2015 के अंदर पाकिस्तान का इस तरह के जितने हसास मामलात थे उस पर से 15 तक, ये 11 के अंदर हमला हुआ था उसामा बिन लादेन वाला, और 15 तक हमने अपना इन्हिसार उससे खत्म कर लिया हुआ था हमारे अदारों ने, कि जनाब जो बर वक्त हमारी बंदूक नहीं चलेगी, हमें वो बंदूक नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है। देखिए अब आ जाइए इस बात के ऊपर, अरब ममालिक बहाना है, पाकिस्तान निशाना है। अल्लाह खैर करे रज़ी साहब, जो आप बात कर रहे हैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ठीक है, मैं लेकिन अल्टीमेटली इसराइल का टारगेट पाकिस्तान है और उसने पाकिस्तान पे हमला करने से पहले तुर्की के ऊपर भी हमला करना है। तुर्की के ने ये इतलात मिलने के ऊपर पिछले दिनों इसराइल के साथ अपने सफारती और तजारती ताल्लुकात खत्म कर दिए। ठीक है, ठीक है। सदाद मीर साहब, आपने गुफ्तगू सुनी रज़ी साहब की, वो कह रहे हैं कि अल्टीमेटली पाकिस्तान को भी टारगेट किया जाएगा। आपके नजदीक आप इस मामले को किस तरह से देखते हैं? और दूसरा ये भी कि अगर वाकई ऐसा होता है तो पाकिस्तान को क्या कुछ करना होगा, क्योंकि जो वाशिंगटन की जानिब से खलीजी ममालिक को दी जाने वाली सलामती की यकीन दहानियां थी, सर क्वेश्चन मार्क तो उन पर भी लगे मीर साहब। नहीं, ये रज़ी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुर्किया और पाकिस्तान खास तौर पर इसराइल को बहुत खटकते हैं। अच्छा। लेकिन उनको इनकी ताकत का भी अंदाजा है। निशाना अब नहीं है, कई बार बन चुका है। इंडिया में रहकर उसने प्रॉक्सी जंग लड़ी है कुलम कुला पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान के एटमी इंस्टॉलेशन पर हमला करने की प्लानिंग करके उनके लोग यहाँ आके बैठे भी हैं। इस वक्त भी इस जंग के दौरान उनके लोगों ने मदद की है। उनके ड्रोन जो थे वो इंडिया ने इस्तेमाल भी किए हैं। वो हर वक्त कोशिश करता है, लेकिन उसको पाकिस्तान की सलाहियतों का अंदाज़ा है। पाकिस्तान के फ़ज़ाइया ने, पाकिस्तान के पायलटों ने वहाँ उनके गिर्द उनके लोगों को मारा भी है, और उसको यह भी अंदाज़ा है कि पाकिस्तान को अगर टच किया गया तो पाकिस्तान ऐसे तरह रिटेलिएट करेगा कि उनका बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए वो डर भी रहा है और टारगेट भी इसी को समझता है। तुर्किया भी टेक्नोलॉजी के लिहाज से आलम इस्लाम में
बहुत आगे की चीज़ है। लेकिन तुर्किया चूंकि एक उनका एक बैकग्राउंड है, पस मंज़र है, उन्होंने इसराइल को तस्लीम भी कर लिया था, अब उन्होंने तजारी ताल्लुकात को ख़त्म किए हैं, तो वो उनके टारगेट पे तो है। असल दुख ये है कि आलम इस्लाम इकट्ठा क्यों नहीं होता। हाँ जी। जब हमला हुआ था गजा पर, जो सारे इकट्ठे हुए थे, इसी तरह के बयानात आए थे, लेकिन बहुत मोहतात किस्म की बातें की गई थी। ईरान तक ने कह दिया था कि हमास ने ये सारी कार्रवाई करने से पहले हमसे मशवरा नहीं किया था, हमसे पूछा नहीं था। तुर्किया ने भी बयानात दिए थे बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के, लेकिन एहतियात के साथ बयानात दिए थे। पाकिस्तान का भी ये मसला है कि डिप्लोमेसी के लिहाज से वो बिल्कुल वही पॉलिसी इख्तियार किया हुए है जो सऊदी अरब और दूसरे लोग जो थे वो आलमी अरब में इख्तियार करते हैं। लेकिन सऊदी अरब और यूएई की पॉलिसियां जो हैं वो सुलह कुल किस्म की पॉलिसियां बन गई हैं। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट फिर आपके सामने है। उन्होंने एक एक मुल्क को तबाह कर दिया, इराक को तबाह कर दिया, शाम को तबाह कर दिया, लबनान को तबाह कर दिया। वैसे तो लीबिया अच्छा मिर्ज़ा साहब, आपने कहा ना कि अरब ममालिक की, कतर की, सऊदी अरब की, आपने दोनों का वजाहत रखते हुए कहा कि इनकी जो पॉलिसियां हैं वो सुलह सफाई की पॉलिसियां हो गई हैं, लेकिन कतर की अमीर ने अभी कहा है कि इसराइली हमले ने गजा की गमालियों की रिहाई की उम्मीद खत्म कर दी है। आप इस स्टेटमेंट को कैसे देख रहे हैं? आपको लगता है कि बात सुलह सफाई से अब आगे बढ़ गई है? देखें, बात रुस्त है। कतर वो मुल्क था जो कि, देखिए, कतर के बारे में एक बात तो ये मशहूर की जाती है कि ये अमरीकी अड्डा है, लेकिन कतर के बारे में ये बात मशहूर की जाती है कि आलम इस्लाम में जो लोग एक तरह के जिनको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, वैसे यूसुफ कर्दावी थे और ऐसे बहुत बड़े लोग, वो कतर में आके पनाह लेते हैं। तो बड़े बैलेंस तरीके से चलता जा रहा था, लेकिन आपने उसको भी तो ऐसे कर दी। उसने कहा मौका मैं बड़ा गनीमत था, नेतन्याहू ने कहा मौका बड़ा गनीमत था, मैं छोड़ कैसे सकता था। गोया उसको नजर आया कि हमास की क़यादत वहां इकट्ठी हो रही है, आपसे मुज़ाकरात इकट्ठी हो रही है, अमेरिका भी उसको चाहता है, सब कुछ चाहता है, आपने हमला कर दिया। ठीक है, तो ये जब कुछ हो रहा हो, ये इसराइल की लड़ाई नहीं है सिर्फ, इसके पीछे अमेरिका भी है। बिल्कुल ऐसे जब तक अमेरिका अपने आप को विड्रॉ नहीं करेगा तब तक मामला बेहतर नहीं होंगे। पॉइंट आपका आगे, मैं सिर्फ 1.5 मिनट बाकी है, तब तक मामला जी मैं आपकी बात समझ गई, आप ही की शागिर्द हूं सर। मुझे ये बताइएगा इसाराना साहब, ये अमेरिका तो एंड मोमेंट पे ये कहते थे, मुझे तो अभी 10 मिनट पहले खबर मिली है, तो सर ये ऐसे बंदे के हाथ में सिक्योरिटी के मामलात हैं और खलीजी ममालिक को इसने यकीन दहानी दिलाई भी है, अगली बार धमाका होने के बाद फोन करेगा। एक तो कल रात अमेरिका में एक बड़ा अफसोसनाक सानिया हुआ और ट्रंप के वो महले बड़े करीबी हैं, पुराने बचपन के दोस्त मेरे ख्याल से, और वो इस बहुत मुखालिफ हैं फ़लस्तीन के, तो उनको रात एक तकरीब में जिस तरह गोली मारी गई अफसोसनाक है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि अमेरिका के अंदर भी नफ़रत मौजूद है फ़लस्तीनियों के साथ जो जुल्म हो रहा है, और ट्रंप इंतज़ामिया या ये ताकतवर जो कुछ कर रहे हैं, एक नफ़रत वहाँ पे मौजूद है जिसका कल मुजाहरा हुआ। मैं उसके साथ नहीं हूँ उस वाक़े के, लेकिन हुआ। दूसरा ये कि काश हमारे उस वक्त के सदर जरदारी उसामा बिन लादन के कत्ल के ऊपर अमेरिका की तारीफ़ ना करते, काश था उनको तौसीफ़ी ख़त ना लिखते कि जी आपने तो बड़ा आला इक़दाम किया, तो आज नेतन्याहू की गलीज़ ज़बान पे पाकिस्तान का इस वाक़े को ना कोड करता वो। और तीसरी बात यह कि अगर किसी को ये शक है ना कि पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला कर सकता है, तो नेतन्याहू हो या वो क्या नाम है नरेंद्र मोदी हो, आ जाओ, आके ये अपना शौक निकाल लो। हम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, हमारी बहुत सारी मजबूरियां हैं, हमारे बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन हमें अपनी जंग लड़नी आती है। कल ही जिस तरह जवाद ने अपने सीने पे गोली खाई, मेजर अदनान ने सीने पे गोली खाई, मैं उनका वो क्लिप देख रहा था जिसमें वो आखिरी जुमला ये कह रहे थे कि मैंने अपने सिपाही को कहा कि पहला मैं खावांगा। और जब ऐसे लोग हमारे पास मौजूद है ना, तो नेतन्याहू हो या मोदी हो, तुम्हारी तो औकात ही कोई नहीं है, दुरुस्त तुम्हारी तो इतनी औकात नहीं है कि तुम पाकिस्तान की तरफ देखो। हमारी फौजें अलर्ट हैं, हमारी बहादुर फौजें अपने वतन का दिफा करना जानती हैं। अगर किसी को कोई गलत फहमी है तो आए, आके कर ले, देख ले। आपने दुरुस्त कहा, शहीद मेजर अदनान की शहादत ये मिसाली फौज का मुंह बोलता सबूत है। जब हमारे यहाँ ऐसे शहदा हों और हमारे यहाँ ऐसे बहादुर सपूत हों, तो ये अटैक कर लेना बुज़दिली के साथ ये इतना आसान नहीं होगा, फिर चाहे वो इसराइल हो, भारत हो या फिर कोई और पाकिस्तान मुखालिफ मुल्क हो। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे और ता क़यामत रखे। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए।